हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हिस्ट्री के इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आखेटक और खाद्य संग्रह मतलब जो आरंभिक मानव था उसने शिकार किया, जंगल की चीजों को इकट्ठा किया, किस प्रकार से अपने जीवन की शुरुआत की। अब हम उसको एक जगह रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो एक जगह रहना कैसे सीखा। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान है। रहने की जगह निर्धारित करना। तो रहने की जगह निर्धारित कैसे करेंगे हम। जो पुरातात्विक स्थल मिले हैं, जो खुदाई में जो स्थान सामने आए हैं, वो पूरा स्थल, उनके प्रमाण ये बताते हैं कि वहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। तो जो पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल वो आखेटक और खाद्य संग्राहक, ये जो मानव था उसके रहने की जगह के प्रमाण देते हैं, सबूत देते हैं कि ये व्यक्ति यहां रहता था। अब वो जगह कैसी थी जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहता था। जो पुरातात्विक स्थलों के जो प्रमाण मिले हैं वो जगह कैसी थी, वहां पे क्या था। पहले तो हम ये कि वो जगह कौन कौन सी थी, कहां पे थी। तो ये जो स्थान मिले हैं, ये जो इनके निवास स्थान है, वो अक्सर नदियों, इसका जो निवास था वो अक्सर नदियों और झीलों के किनारे था, क्योंकि पानी आराम से मिल जाता था। पानी सबसे पहले मानव की आवश्यकता थी, और जहां पे पानी, नदियां, झील वगैरह थी, वहां पे पानी, जंगली जानवर भी पानी पीने के लिए आते थे। आसपास में बहुत सारी वनस्पति होती थी जिससे उसको अपने पेट भरने का इंतजाम हो जाता था। बहुत सारे ऐसे स्थान जहां से कुछ न कुछ मिला है। अब हम ऐसे स्थानों की पहचान करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा पूरा स्थल और यहां पर लिखूंगा मैं राज्य। ये मैं एक लिस्ट बना रहा हूं। इस लिस्ट को आपको ध्यान में रखना है, और जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर का, तीसरा वीडियो, जिसके अंदर मैं इस लिस्ट को वापस दोहराऊंगा और मैप की प्रैक्टिस कराऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको जगह और उसका राज्य बता रहा हूं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बुर्जहोम से। एक जगह है बुर्जहोम। बुर्जहोम है अभी कश्मीर के अंदर। बुर्जहोम कश्मीर के अंदर। यहां से गर्तावास, गड्ढे वाले घर मिले हैं, वो आगे चर्चा में लाऊंगा मैं। लेकिन आपको इतना याद रखना है दोस्तों, बुर्जहोम कहां पे है? कश्मीर में है। बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो पूरा स्थल है वो है चिरौन। ये स्थित है बिहार के अंदर। एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास का अध्ययन आप शुरू कर रहे हैं, 6th क्लास के बच्चे, एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। आज से 10 वर्ष बाद आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा चिरौन कहां पे स्थित है। बहुत ध्यान से सुनिए इसको, बहुत ध्यान से समझिए और लिखिए, नोट कीजिए इसको। इसके बाद में दो जो पूरा स्थल है, कोल्डी हवा और महागढ़ा, दो स्थान मैं साथ में इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि दोनों एक ही राज्य में स्थित है। कोल्डी हवा और जो महागढ़ा है वो दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखना, बुर्जहोम कश्मीर, चिरौन बिहार, कोल्डी हवा, महागढ़ा उत्तर प्रदेश। अब उसके बाद में जो बहुत महत्वपूर्ण नाम लेने जा रहा हूं वो है भीमबेटका। भीमबेटका बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यहां से गुफाएं मिली हैं। भीमबेटका की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध हैं और वो है मध्य प्रदेश में। जब मैं छोटा था तो मुझे एक बार प्रश्न पूछा था एग्जाम के अंदर कि भीमबेटका क्या है, तो मैंने लिख दिया था कि जहां पे भगवान जो भीम है, वो भीम वहां जाकर के बैठ गए थे, वो भीमबेटका थी। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, मेरी आप बीती बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है और भीमबेटका की गुफाएं हैं, शैल चित्र है, मैं आगे बताऊंगा। अभी हम स्थान और उसका राज्य पता कर रहे हैं। भीमबेटका के बाद में मैं आपको सीधा ले चलता हूं दो कर्नाटक के। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। इनाम गांव, ये इनाम गांव आया हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। ये भी पूरा स्थल है।
इसकी भी जानकारी हम आगे चर्चा में लाएंगे। इनाम गांव महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद में कर्नाटक के स्थान है हुंसगी। हुंसगी आया हुआ कर्नाटक में, कोई कोई इसको हुसंगी भी बोलते हैं। और एक है ब्रह्मगिरी, जहां से सोने के सिक्के मिले हैं, ब्रह्मगिरी, सोने के मटके मिले। ये दोनों है दोस्तों कर्नाटक के अंदर। बहुत आसान है, ज्यादा इसमें कुछ है, एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और जब मैं इसको अगले वीडियो में मैप की प्रैक्टिस में लाऊंगा बहुत आसान हो जाएगा। कर्नाटक, हुसंगी कर्नाटक, ब्रह्मगिरी और हुसंगी दोनों कर्नाटक के। उसके बाद में हम चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के 3 स्थान। एक कुर्नूल के अंदर गुफाएं मिली हैं, कुर्नूल, हल्लूर और पय्यमपल्ली। कुर्नूल, हल्लूर, जहां से जवार बाजरा वगैरह मिले हैं, और पय्यमपल्ली। ये तीनों जगह स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर। ओके, कुर्नूल, हल्लूर और पय्यमपल्ली तीनों आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में आदि चलनूर तमिलनाडु के अंदर। आदि चलनूर ये है दोस्तों तमिलनाडु में। ये हम वो जिक्र कर रहे हैं उन स्थानों का जहां से हमें आखेटर खाद्य संग्राहकों के कुछ अवशेष मिले हैं। ये पता चला है कि यहाँ पर कुछ न कुछ वे लोग थे जो शिकार करते थे और चीजों को इकट्ठा करके रहते थे, चाहे वो बुढ़चोन कश्मीर हो, चाहे चिरौन बिहार हो, चाहे कोल्डीवा महागढ़ा उत्तर प्रदेश की जगह हो, भीमबेटका गुफाओं वाला मध्य प्रदेश हो, हुसंगी कर्नाटक हो, कुर्नूल, हल्लूर और पय्यमपल्ली हल्लूर और पय्यमपल्ली दोनों आंध्र प्रदेश की जगह हो। इनाम गांव जो मैंने पहले जिक्र किया था महाराष्ट्र के अंदर है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। तो बहुत सारी चीजें हैं। आदि चलनूर सबसे लास्ट में देखिए तमिलनाडु में। इसकी आपको एक लिस्ट बनानी है दोस्तों। लिस्ट बना करके आपको इसको याद करना है। ये वो पूरा स्थल है जहां से आदि मानव मतलब कि आखेटर खाद्य संग्रह के अवशेष मिले। अब हम बात करते हैं कुछ चित्रों की जो चट्टानों पर मिले हैं। देखिए, शैल का मतलब होता है चट्टान, शैल होती। इधर देखिए, कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जो पत्थरों पे बनाए थे, चट्टानों पे, इसलिए इसको कहा गया है शैल चित्र, रॉक पेंटिंग। ये चट्टानों पर बने चित्र थे, चट्टानों पर बने हुए चित्र शैल चित्र कहलाए। ज्यादातर ये गुफाओं की दीवारों पर बने थे। गुफाएं भी पत्थरों की है। तो प्रश्न अगर छोटा सा पूछ ले कि भाई शैल चित्र से आप क्या समझते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। शैल चित्र जो है वो गुफाओं में दीवारों पर, पत्थरों की दीवारों पर बनाए गए चित्र थे। मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में बहुत ज्यादा मिले हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 2 जगहों के नाम, एक तो मध्य प्रदेश के अंदर और एक दक्षिणी उत्तर प्रदेश। यहां से जो गुफाएं मिली हैं वहां से शैल चित्रों के अवशेष मिले। अब देखिए, ये जो अभी तक हमने पढ़ा है इसमें रहने की जगह को निर्धारित करने वाला टॉपिक था। हमने देखा कि जो पुरातात्विक स्थल है उनसे हमें पता चलता है कि आखेटर खाद्य संग्रह कहां पे रहते थे। उनके जो घर थे, निवास थे, वो ज्यादातर नदियों, झीलों के निकट थे, क्योंकि वहां पे पानी मिलता था, जंगली जानवर आसानी से और वनस्पति भी आसानी से मिल जाती थी। उसके बाद में हमने देखिए एक लिस्ट बनाई थी पूरा स्थलों की और उनसे संबंधित राज्य। अगर मैं यहां पे नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पूरा स्थल आपको याद रखना है इस लिस्ट में। लेकिन राज्यों की संख्या कम हो जाएगी। राज्यों को अगर मैं गिनूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य। अब हम आगे बढ़ते हैं। शहर चित्रों की बात की थी मैंने। रॉक पेंटिंग्स गुफाओं की दीवारों पर बने हैं, ज्यादातर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और चट्टानों पर बने जाने के कारण इनको शैल चित्र कहा गया। कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, इसको आप नोट कीजिए। अब मैं इसी वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आग की खोज।
हम अक्सर सुनते हैं कि आदि मानव ने सबसे पहले दो पत्थरों को आपस में टकराया तो उसमें से चिंगारी निकली, तब उसने देखा अरे यार पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग पैदा होती है। फिर उसने देखा होगा कहीं जंगल में बांस के टकराने से आग फैल गई। आग, तो आग से जब उसका परिचय हुआ तो हमें कहां से पता चलता है, अवशेष कहां पे मिलते हैं उसके। तो देखिए मैंने पहले आपको जो लिस्ट बनाई थी इसी वीडियो में हम उसमें कुरनूल नाम का एक जगह आई थी। तो कुरनूल जो आंध्र प्रदेश की गुफाएं हैं, कुरनूल आंध्र प्रदेश, कुरनूल की गुफाओं से या कुरनूल से, कुछ भी कह सकते हैं आप, कुरनूल में जो गुफाएं मिली है वहां से राख के अवशेष मिले हैं, जो ऐश होती है। और राख के अवशेष ये बताते हैं कि उस समय आदमी मानव जो है वो आग से परिचित था। अब हम आइडिया लगाते हैं आग का उपयोग वो किस किस काम के लिए करता था। तो आग का जो उपयोग, प्रश्न सीधा पूछा है कि आग का प्रयोग आखिरकार खाद्य संग्रह किन चीजों के लिए करता था, बताइए। और आज आप आग का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो सबसे पहले तो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, लाइट की व्यवस्था आग से ही होती थी उस समय। तो सबसे पहला आप लिखेंगे प्रकाश उत्पन्न करने हेतु। बहुत सिंपल है, इसके अंदर कहीं कोई ज्यादा आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। प्रकाश हो गया। दूसरा, वो जंगली जानवरों को मार के खाता था। ऐसा माना जाता है कि कई बार उसने देखा होगा कि कुछ जंगली जानवर आग के अंदर जल गए हैं, कहीं आग लगी होगी, तो जो जला हुआ, जो भुना हुआ जो मांस था उसने खाया, उसको अच्छा लगा होगा। अब वो आग में मांस को भून करके खाने लगा। तो दूसरा था मांस को भूनने हेतु, मांस को भूनने यानी कि पकाने के हेतु, भून करके खाने हेतु या भूनने हेतु। पहला प्रकाश उत्पन्न करना, दूसरा मांस को भून करके खाना। उसके बाद में तीसरा जो जंगली जानवर है वो आग से डर के भाग जाते हैं, तो खतरनाक जानवरों से अपनी रक्षा या खतरनाक जानवरों को दूर भगाने हेतु। तो ये तीसरा देखिए इधर, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने हेतु। ये तीन काम आपको लिखना है सीधे सीधे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पूछे कि आज आप आग का उपयोग किस लिए करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। सबसे पहले तो गांव में आज भी हम ईंधन के लिए, खाना बनाने के लिए चूल्हे जब जलते हैं तो उसमें लकड़ी उपयोग होती है, तो आग की लकड़ी से फिर आग जलती है, तो आग का उपयोग हम खाना बनाने के लिए, सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए, इसके लिए भी हम आग का उपयोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य जैसे सुनारी काम है, उसके अंदर आग का उपयोग करते हैं। जो गैस से वो आग जलाते हैं, आग जला करके जो सोना चांदी है उसको साफ वगैरह करते हैं उससे। ये जो काम हम करते हैं इसको आप अपने दिमाग में रखें। आदि मानव आखिरकार खाद्य संग्रह इन काम के लिए आग का उपयोग करता था। तो ये पहला टॉपिक यहाँ पूरा होता है, क्या कि आग का उपयोग और मानव। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको लिखना है कि कुरनूल, कुरनूल से क्या मिला है भाई, राख के अवशेष मिले हैं दोस्तों। फिर मानव ने आग का उपयोग किसके लिए किया, कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, मांस को भून के खाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने हेतु। अब मैं दूसरा टॉपिक शुरू करता हूं, जलवायु में बदलाव। मैं आपके सिलेबस के साथ चल रहा हूं, कहीं भी सिलेबस से छेड़खानी नहीं की मैंने। बदलती जलवायु, बदलती जलवायु, जलवायु में बदलाव। एकाएक गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो थोड़ा धरती के ऊपर भी वनस्पति में बदलाव आया कि 12,000 वर्ष पहले जलवायु में बदलाव हुआ और गर्मी बढ़ने लगी। सीधा सीधा आपको एग्जाम्पल दिया है, 12,000 वर्ष पूर्व जो गर्मी की मात्रा है वो बढ़ी, गर्मी बढ़ने लगी। जैसे ही गर्मी बढ़ने लगी तो धरती के ऊपर भी बहुत सारे बदलाव होने लगे। अब क्या क्या बदलाव हुए कि घास वाले मैदानों का निर्माण हुआ, घास वाले मैदान बने। जब घास वाले मैदान बने तो वे सारे जानवर भी विकसित हुए जो घास खाते थे, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। गर्मी बढ़ी, घास वाले मैदान बने, घास वाले मैदान बनने से जो हिरण है, बारहसिंगा है, गाय भैंस बकरी है, वो सब झुंड के झुंड विकसित होने लगे। तो ये जो घास वाले मैदान बने उससे क्या किया कि हिरण, कुछ नाम लिख देता हूं मैं, जैसे बारहसिंगा, भेड़, बकरी,
गाय जैसे जानवर बढ़ने लगे, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई, ये जलवायु में बदलाव के परिणाम है। अब जब ये जानवर पैदा होने लगे, जब बढ़ने लगे, तो इंसान इस पर नजर रखने लगा। इसके प्रजनन का समय, मतलब ये कब बच्चे देते हैं, कब ये बड़े होते हैं, इनकी प्रक्रिया। तो आदमी ने क्या किया कि जानवरों, ये जो जानवर विकसित हुए, जानवरों के प्रजनन का समय व क्रियाओं पर मानव नजर रखने लगा, ध्यान रखने लगा कि ये करते क्या है और मेरे किस काम में आ सकते हैं, कब ये बढ़ते हैं, कब इनको मारना है, कब इनको नहीं मारना है, किस चीज को मारना है, किसके साथ रहना है। इसी समय मछली भी मानव भोजन का अंग बन गई। मछली मानव के भोजन का अंग बनी। ये सारे बदलाव थे जलवायु के अंदर। वापस देखिए, बदलती जलवायु, 12,000 साल पहले जलवायु में बदलाव हुआ तो घास के मैदान बने। जैसे ही घास के मैदान बने, जो घास खाने वाले जो जानवर है वो ज्यादा विकसित होने लगे। तो इंसान ने इसके प्रजनन, यानी कब बच्चे पैदा करते हैं, उनकी और क्या क्या क्रियाएं होती हैं, कहां कहां घूमते हैं, उस पर नजर रखने लगा। और इसी समय मछली उसके भोजन का अंग बन गई। अब उसने खेती करना कैसे सीखा। देखिए हमारा टॉपिक है आखिर खाद्य संग्रह, भोजन उत्पादन। खेती कैसे करने लगा, भोजन का उत्पादन तो खेती से ही होगा। अब हम बात करते हैं खेती और पशुपालन की, कि जो मानव है वो किसान कैसे बना और उसने पशुओं को पालना कैसे शुरू किया। बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खेती और पशुपालन। इंसान यहां तक कैसे पहुंचा। अभी तक वो चिड़ियाओं को, मछलियों को, सबको मार करके खाता था, क्या हुआ उसको खेती करने की सूझी। तो देखिए पहले प्राकृतिक रूप से 3 अनाज जो है वो उगने लगे, गेहूं, जौ और धान, जिसको आप चावल कहते हैं, पेडी। गेहूं, जौ और धान पहले प्राकृतिक रूप से उगे। ये प्राकृतिक रूप से उगे, इसको किसी ने उगाया नहीं। जब प्राकृतिक रूप से उगे तो आदमी ने इसको, मानव ने इसको इकट्ठा करना शुरू किया। इन अनाजों को इकट्ठा किया, किसने किया, मानव ने। इन दानों को इकट्ठा किया, उसको अच्छे लगे, कभी कभी इसको भूनकर भी खाया उसने, तो उसको टेस्ट लगा। उसके बाद में इसने इसके उगने की प्रक्रिया की तरफ ध्यान दिया कि किस मौसम में ये उगते हैं। तो उगने की प्रक्रिया और मौसम को समझा इसने कि ये कैसे उगते हैं। अब देखिए मानव धीरे धीरे स्थायी जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है। प्राकृतिक रूप से गेहूं, जो धान उगे, उसने इनको देखा, ध्यान से इसको इकट्ठा किया, फिर इसको देखा कि किस मौसम में उगते हैं, पूरी प्रक्रिया समझी इसकी, क्योंकि इसको फायदा होने वाला था इससे। फिर इसने अपने आसपास में चारा रखा, तो देखा कि बहुत सारे जानवर आ रहे हैं, तो चारा रख के पशुओं को पालतू बनाया। चारा रखकर जानवरों को पालतू बनाया, जानवरों को पालतू बनाया, पाला। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान, अगर मानव का सबसे पहला जो पालतू जानवर था वो था कुत्ता। अब आप कहोगे सर कुत्ता चारा तो नहीं खाता है, लेकिन इसका प्रमाण भी मिलता है कि सबसे पहले अगर मानव ने किसी पशु को जानवर को पालतू बनाया तो कुत्ता था। कुत्ता वो जंगली कुत्ता था, कुत्ते का पूर्वज था, लेकिन ये फैक्ट बता रहा हूं। लेकिन अब हम उन जानवरों की बात करें जिससे इनको दूध वगैरह सब मिल जाता था। तो चारा रखा, चारा रखने से जानवर आते गए, तो अब वो क्या किया उसने, खेती से क्या किया, वो पशुपालक भी बन गया। पालतू जानवरों को जैसे ही पाला, पशुपालक बन गया, वो पशुओं को पालने वाला, इनकी रक्षा करने लगा। मैं यहां लिखूंगा, अब इसको मैं यहां लिख रहा हूं कि जंगली जानवरों से पालतू पशुओं की जब उसने रक्षा की तो पालतू पशु उसका विश्वास करने लगे, उसके पास आ गए और वो पशुपालक बन गए। तो
तो इस प्रकार से अगर कोई पूछे कि मानव ने खेती और पशुपालन कैसे सीखा, तो आपको ये पॉइंट देने, पहला कि प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ और धान उगने लगे तो उसने अनाजों को इकट्ठा किया, उसके बाद में इसकी प्रक्रिया को समझा, फिर चारा रख के जानवरों को अपनी ओर आकर्षित किया, फिर पांचवा यहाँ पर होगा जंगली जानवरों से इनकी रक्षा की, तो वो पशुपालक बन गया, पशु उसके बस भरोसा करने लग गए। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की, बहुत सारे पुरा स्थलों के बारे में, जगहों के बारे में जानकारी हासिल की, आग का मानव ने उपयोग कैसे किया उसको समझा दोस्तों, जलवायु में परिवर्तन कैसे हुआ, परिवर्तन से क्या क्या परिणाम आए, मानव ने खेती और पशुपालन को कैसे अपनाया। अब इस चैप्टर का एक वीडियो रहा है जिसके अंदर मैं आगे के टॉपिक की चर्चा करूंगा और फिर मैप वर्क करेंगे।